स्मृति चिन्ह भेंट करके आज के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करेंगे। और ये देखिए मित्रों, भक्त मीरा का ये चित्र और ये भक्ति भाव का एक अनुपम उदाहरण है कि जिस प्रकार से भक्त मीरा ने विश्व के किसी भी प्रकार से आने वाली चुनौतियों को और भय को पार करते हुए भगवान कृष्ण की आराधना से तनिक भी अपने पद से नहीं डिगी, ऐसे भक्त मीरा की माननीय विधायक जी, माननीय श्रीमती बिंदु बोरा जी, वत्सल बोरा जी चित्र भेंट कर रहे हैं। मैं आग्रह करता हूं पुनः माननीय विधायक जी से कि माननीय, ठीक है मित्रों, स्वागत के पश्चात अब मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करूंगा माननीय विधायक जी से कि वे आज के इस अवसर पर अपना स्वागत उद्बोधन प्रदान करें। माननीय डॉक्टर नीरज बोरा जी। बोलिए महर्षि वाल्मीकि की, भक्त मीराबाई की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पावन अवसर पर जहां राम भक्त आदि कवि महर्षि वाल्मीकि की जयंती शरद पूर्णिमा पर पड़ती है, साथ ही भगवान कृष्ण की आराध्या भक्त मीराबाई की जयंती भी आज ही के दिन है। राम और कृष्ण के ये परम भक्त और इनकी जयंती का अवसर हो, साथ में सौभाग्य बन जाए पूज्य पिताश्री स्वर्गीय डीपी बोरा जी की जयंती मनाने का, तो हमारे लिए सौभाग्य है। और इस सौभाग्य को परम सौभाग्य में बदलने का सुअवसर प्रदान करने के लिए हमारे अभिभावक, उत्तर प्रदेश के यशस्वी, मनस्वी, तपस्वी और उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प प्रतिज्ञा करने वाले ऐसे गोरक्ष पीठाधीश्वर माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर जबरदस्त करतल ध्वनि के साथ स्वागत करें, अभिनंदन करें, वंदन करें माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी का। जहां पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी उपस्थित हैं, वहीं हम सबके परिवार के सदस्य और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय ब्रिजेश पाठक जी, जिनके पास मेरे पिताजी के साथ के कुछ संस्मरण भी हैं और अक्सर वे हम सबको उन संस्मरणों को सुनाया भी करते हैं। ऐसे आदरणीय श्रीमान ब्रिजेश पाठक जी इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हम सबके मध्य हैं। हम एक बार जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करते हैं। मंच पर उपस्थित लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, सांसद आदरणीय श्रीमान ब्रजलाल जी, हमारे मध्य उपस्थित सदस्य विधान परिषद आदरणीय मुकेश शर्मा जी, हमारे मध्य उपस्थित आज हम सबके लोकप्रिय और विश्वविख्यात इस्माइल मैन के नाम से जाने जाने वाले ऐसे आदरणीय श्रीमान सर्वेश अस्थाना जी, एक बार जोरदार तालियों से स्वागत। लखनऊ महानगर के बहुत ही कर्मठ और ओजस्वी अध्यक्ष आदरणीय श्रीमान आनंद द्विवेदी जी, मंच पर उपस्थित हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति आदरणीय प्रोफेसर जेपी पांडे जी, हमारे मध्य उपस्थित सदस्य विधानसभा आदरणीय श्रीमान अमरेश कुमार जी, हमारे भाई आदरणीय सदस्य विधान परिषद श्रीमान पवन सिंह चौहान जी, लखनऊ पूर्व के विधायक आदरणीय श्रीमान ओपी श्रीवास्तव जी हमारे मध्य, उनका भी स्वागत है। बख्शी तालाब से विधायक हमारे भाई आदरणीय योगेश शुक्ला जी,
श्रीमान इंजीनियर अवनीश सिंह जी जो लखनऊ खंड स्नातक क्षेत्र से एमएलसी हैं, हमारे मध्य उपस्थित हैं। लखनऊ उन्नाव स्थानीय निकाय के सदस्य विधान परिषद बड़े भाई आदरणीय श्री रामचंद्र प्रधान जी, हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे मध्य आईटी के डायरेक्टर विनीत कंसल जी, आदरणीय हमारे पार्टी के पदाधिकारी उपाध्यक्ष श्रीमान सौरभ वाल्मीकि जी, श्रीमान टिंकू सोनकर जी, लखनऊ पश्चिम से लड़ चुके आदरणीय अंजनी श्रीवास्तव जी, हमारे मध्य उपस्थित है श्रीमान अमित टंडन जी, हम सबके भाई, आदरणीय श्रीमान रजनीश गुप्ता जी जो लखनऊ मध्य से चुनाव लड़े थे, हमारे मध्य उनका स्वागत करते हैं। मंचस्थ अतिथिगण, सामने मौजूद हमारे माननीय पार्षदगण, हमारे पदाधिकारीगण, लखनऊ के वरिष्ठ जन और भगवती स्वरूपा सभी मातृशक्ति, यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित मीडिया के बंधुओं, मैं हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबका नमन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। परम सौभाग्य का दिन है। हमने आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी से प्रार्थना की कि ये इतना सुंदर संयोग है जब आपके माध्यम से इस उत्तर प्रदेश को हमने उत्तम प्रदेश बनाने का जो सपना देखा है, वो उस राह पर, उस रोड मैप पर जो आपने डिज़ाइन किया उस पर हम चल रहे हैं। आज यहाँ पर मातृशक्ति वंदन के अंतर्गत आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी, हम लोगों ने लगभग 1500 बहनों का अभिनंदन किया है। जो मीरा का ये चित्र अपने क्षेत्रों में कार्य करने वाली हैं, कोई स्वयं सहायता समूह के माध्यम से है और कोई ना कोई किसी न किसी कार्य में लगा हुआ है। यहाँ पर आए हुए सभी साथियों से मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज की यह पुण्य स्मृति, जहाँ पर हमारे पूज्य पिताजी डीपी बोरा जी द्वारा अपने जीवन काल के 6 दशक में बहुत सारे अनेकानेक कार्य किए गए। विशेष रूप से इन्होंने दलित, पिछड़े, कमज़ोर और महिला समाज के लिए इन्होंने काम किया है। आपके द्वारा लखनऊ के अंदर 17 बस्तियां बसाई गईं और उनकी उन 17 बस्तियों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसमें से लगभग 7 से 8 बस्तियां हैं जहां पर वाल्मीकि समाज के लोग रहते हैं। इन समाज के लोगों ने पूज्य पिताजी से यह आग्रह किया कि हम लोगों के रहने की क्या व्यवस्था होगी, तो पिताजी ने उस समय इनके लिए लाल कॉलोनी को जो बनकर तैयार हुई थी वो हमारे सफाई कर्मियों को दिलाने का हक अदा किया, उनको उस कॉलोनी में बसाने का काम किया। ऐसे अनेकानेक मोहल्ले बसाए हैं और आज उस समुदाय से, उस वर्ग से आज बड़ी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभी बड़ी संख्या में किसानों ने किया, जिन्होंने किसानों के मुद्दों पर जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उल्लेखनीय कार्य किए उस पर वो धन्यवाद दे रहे थे। उसके बाद वहाँ पर व्यापारी मौजूद थे, माननीय मुख्यमंत्री जी को उन्होंने भी धन्यवाद ज्ञापित किया। जो मुख्यमंत्री जी से कहा कि जो जीएसटी का सुधार भारत के प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ है और आपके माध्यम से जो व्यापारियों को सुलभता और सरलता और एक ऐसा वातावरण आपने जो उत्तर प्रदेश को दिया है, कानून का राज स्थापित करने का काम किया है, आज लोग इसके लिए आपके प्रति आपका नमन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर बड़ी संख्या में वाल्मीकि समाज के लोगों ने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, मछुआरा समाज के लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया, महिलाओं ने माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया। पुनः हम सब भी माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करते हैं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं और एक बार पुनः जयकारे की अपील के साथ बोलिए राघवेंद्र सरकार की
बोलिए बाके बिहारी लाल की, बोलिए राधा रानी सरकार की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी। माननीय विधायक जी के उद्बोधन के दौरान ही मंच पर माननीय राज्यसभा सदस्य और केंद्र की राज्यसभा की राजभाषा समिति के माननीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का मंच पर आगमन हुआ है। मैं कार्यक्रम संयोजक और माननीय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी से आग्रह करता हूं कि वे आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को पुष्पगुच्छ और अंग वस्त्र भेंट करके माननीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का स्वागत करेंगे। स्वागत है, वंदन, अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। शंखनाद और जन जागरण का ये क्रम लगातार चलते रहना चाहिए। हम हिंसा के नहीं पुजारी, जन जन में यह प्रण भी भर दें, भयबिन होए न प्रीति मंत्र को, किंतु विश्व में मुखरित कर दें। विष्णुगुप्त की शिखा खोल दे, कौन छली प्रतिकार करेगा, एक बार करवट तो बदले, सारा जग जयकार करेगा। और मित्रों, इसी इच्छा और संकल्प शक्ति के साथ में आज के कार्यक्रम में मैं बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं, आज के इस कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि वे स्मृति शेष डीपी बोरा जी की मूर्ति का यहां मंच से वर्चुअल अनावरण करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से स्मृति शेष कर्मयोगी डीपी बोरा जी के बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, स्मृति शेष डीपी बोरा जी किसी परिचय के मोहताज नहीं है। 2 बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में विधायक के रूप में, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में आपकी एक कालजयी कीर्ति है, यशस्विता है। आपकी प्रतिमा का वर्चुअल अनावरण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। इसी क्रम में एक और वर्चुअल उद्घाटन आज माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी के कर कमलों से जो सेवा शक्ति केंद्र हैं, ऐसे मिशन शक्ति के अंतर्गत 15 सेवा शक्ति केंद्र, उनका नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में ऐतिहासिक कार्य श्रीमती गुड्डी लोधी, श्रीमती रीता रावत, श्रीमती ज्योति सिंह जी, श्रीमती कृपांशी मिश्र जी, सुश्री वंदना वर्मा जी, नंदिनी कश्यप जी, श्रीमती राधा सिंह जी, श्रीमती पूर्वी शर्मा जी, श्रीमती कुसुम सिंह जी, श्रीमती ममता सिसोदिया जी, श्रीमती शिवानी जी, श्रीमती रागिनी शर्मा जी, श्रीमती ललिता देवी जी, श्रीमती दीपिका जायसवाल जी और श्रीमती नीरज देवी जी के सेवा शक्ति केंद्रों का नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की दिशा में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित और मातृशक्ति वंदन के अभियान को और दृढ़ करते हुए ये सेवा शक्ति केंद्रों का आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से उद्घाटन हुआ है। इसी क्रम में समाज जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, ऐसी मातृशक्ति और मातृशक्ति का हम सभी के मध्य एक बहुत ही अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने वाली ऐसी प्रतिनिधि शक्तियों का इस मंच से सम्मान किया जाना है। सबसे पहले मैं आग्रह करता हूं पद्म अलंकारों से सुसज्जित पद्मश्री प्रोफेसर विद्या बिंदु सिंह जी को, जिन्होंने साहित्य सर्जना के क्षेत्र में इस लखनऊ महानगर ही नहीं तो पूरे हिंदी साहित्य जगत का एक यशस्वितापूर्ण गान किया है। और आपने कहानियों के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से, अपनी कृतियों के माध्यम से, कालजयी रचनाओं के माध्यम से
हिंदी भाषा के संवर्धन संरक्षण को परिपुष्ट किया है। इस क्रम में श्रीमती सुनीता झिंगरन जी जो तानसेन और बैजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञों के गुरु स्वामी हरिदास जी की वंश परंपरा से आती हैं, शास्त्रीय संगीत की अंतर्राष्ट्रीय लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार हैं। आपका इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी श्रीमती सुनीता झिंगरन जी को आज भक्त मीराबाई के इस जन्म जयंती के पावन अवसर पर अभिनंदन कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारी अगली संगीत के पश्चात प्रोफेसर शीला मिश्र जी जो लखनऊ विश्वविद्यालय के साइंस विभाग की इस समय डीन फैकल्टी हैं, और श्रीमती शीला मिश्र जी गणित और सांख्यिकी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की आप माननीय अध्यक्षका और संयोजिका हैं। आज श्रीमती सुषमा खरकवाल जी माननीय महापौर महोदया श्रीमती शीला मिश्रा जी को शिक्षा के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए, और इसी पश्चात श्रीमती शालू सिंह जी दृष्टि संस्था जो समाज सेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान कर रही है, उस संस्था की प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती शालू सिंह जी आपका अभिनंदन अंगवस्त्र और पुष्पगुच्छ के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्मृति चिन्ह भेंट कर किया जा रहा है। एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में हम स्वागत करेंगे डॉक्टर चंद्रावती जी, चिकित्सा के क्षेत्र में उनके परिवार से डॉक्टर चंद्रावती जी के डॉक्टर चंद्रावती जी के परिवार से श्री सुनील सिसोदिया जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। आदरणीय सिसोदिया जी का बहुत स्वागत, बहुत आभार। और माननीय मुख्यमंत्री जी चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर चंद्रावती जी के आज 90 वर्ष उनकी अवस्था है, उनके परिवार से प्रतिनिधि के रूप में श्री सुनील सिसोदिया जी को माननीय मुख्यमंत्री जी अंगवस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन कर रहे हैं। डॉक्टर चंद्रावती जी का वास्तव में ये अभिनंदन चिकित्सीय क्षेत्रों में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए। और मित्रों, मातृशक्ति के अभिनंदन और स्मृति शेष डीपी बोरा जी के वर्चुअल चित्र के उद्घाटन के पश्चात मैं आग्रह करता हूं, लखनऊ की एक बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर और जिन्हें स्माइल मैन के नाम से जाना जाता है, श्री सर्वेश अस्थाना जी मंच पर उपस्थित हैं। मैं आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी को बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं कि वे अपना एकल काव्य पाठ प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री सर्वेश अस्थाना जी। आपकी तालियों ने बता दिया कि हम कितना लोकप्रिय हैं, है? एक बार जरा झूम के बजा दीजिए तालियां। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, ब्रजेश पाठक जी, आप सबको प्रणाम एंड कॉपी टू ऑल। क्योंकि सबका नाम लेने में जो मैं समय नष्ट करूंगा उतनी देर में मैं मंच से भगा दिया जाऊंगा। तो एक बार थोड़ी सी और ताली बजाइए, मुझे घबराहट सी हो रही है तो उसको मैं थोड़ा दूर करूं, और जिससे कि मैं जो मुझे 10 मिनट समय मिला है मैं उस 10 मिनट में भरपूर अपना इस्तेमाल कर सकूं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी आज अपने पिताजी याद आ रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमारे पिताजी चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बने। नहीं, भगवान कसम, झूठ आज तक बोला ही नहीं है। और जब इतने राजनीतिज्ञ मेरे सामने हो तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत है? तो पिताजी चाहते थे कि मैं मुख्यमंत्री बनूं। तो मैं यहाँ पर विश्वविद्यालय में चुनाव लड़ा तो मुझे खाली 3 वोट मिले। पिताजी बहुत नाराज़, बोले इसको घर से निकाल देंगे। अम्मा ने कहा एक मौका और दो। दोबारा लड़े तो हमको 9 वोट मिले। पिताजी फाइनल कि अब इसको निकाल ही देना है, इसको घर पे नहीं रहने देंगे। हमारे टाइम के बाप लोग डायरेक्ट नहीं आते थे, अम्मा के थ्रू आते थे। अम्मा आके बोली भैया तुम्हारे बाबूजी बहुत नाराज़ हैं और कह रहे हैं घर से निकल जाओ, कल से दिखाई न पड़ना। अच्छा, पिताजी हमारे बड़े खूंखार टाइप के थे, सभी के होते हैं। फिर अम्मा की हमारी ममता जागी, बोली ऐसा करो जाओ बाबूजी के पैर पकड़ लो, हो सकता है तुम्हें माफ़ कर दें, आखिर बाप तो तुम्हारे ही हैं। तो हम पहुँचे, हमने पिताजी के पैर पकड़े। हमने कहा पिताजी हमको एक मौका दे दीजिए, मैं मुख्यमंत्री के बराबर होकर दिखाऊंगा। आज बराबर बैठा हूँ। मुझे 10 मिनट का समय मिला है। 2 महान विभूतियों का
कि आज जयंती है, और तीसरी हमारे चाचा जी आदरणीय डीपी बोरा जी की। 4 साल पहले हमारे भाई नीरज बोरा जी से मैंने निवेदन किया था कि इस कार्यक्रम का प्रारंभ शहर में होना चाहिए, जो बड़े लोग हैं उन्होंने इस कार्यक्रम को बहुत बड़े स्तर पर शुरू किया, मैं उनका बड़ा कृतज्ञ हूँ। मैं 10 मिनट ही समय लूँगा, मुझे पता है समय की कीमत क्या होती है। एक मैं हास्य कविता सुनाना चाहता हूँ और एक वो कविता जो आज बहुत आवश्यक है। हास्य कविता मेरी असली ज़िंदगी पर है, लगभग 15-20 साल पुरानी घटना है। मैं क्लीन शेव रहा करता था। हम 10 भाई बहन हैं, सबकी शादी हो चुकी थी। मेरे लिए कोई प्रपोजल ही नहीं आता था, मतलब आता ही नहीं था। कोई पूछे क्या करता है, पिताजी कहें कवि है, तो कहें वो तो ठीक है लेकिन करता क्या है, तो यही होता रहा। तो एक दिन डॉक्टर दिनेश शर्मा जी मेरे घर थे, बिल्कुल सच्ची घटना, भगवान कसम सच्ची घटना। तो पिताजी मुंह लटकाए बैठे थे। डॉक्टर साहब ने पूछा कि आप चाचा जी इतना दुखी क्यों हैं? पिताजी ने कहा किसी तरह सर्वेश की भी शादी हो जाती तो हम गंगा नहा लेते। अच्छा, हमारे यहाँ उत्तर भारत में कोई अच्छा या बुरा काम कंप्लीट होता है तो गंगा नहाई जाती है। हम ये नहीं समझ पा रहे थे, आपकी तालियां उठे, हम ये नहीं समझ पा रहे थे पिताजी मेरी शादी को अच्छा काम समझ रहे हैं कि बुरा काम समझ रहे हैं। तो खैर बात खत्म हो गई। ब्रजेश पाठक जी एक दिन मिले, बोले ऐसा करो कि चाचा सर्वेश जी का एक मैट्रिमोनियल विज्ञापन निकलवा दो, वैवाहिक विज्ञापन, हो सकता कोई पार्टी फंस जाए। तो बिल्कुल सच्चा है। तो हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया गया। उसमें हमारी उम्र 28 साल छपनी चाहिए थी, अब वो गलती से 82 साल छप गई। ये मुस्कान ठहाके में तब्दील होनी चाहिए, जिससे मुख्यमंत्री जी ये कहें कि सारी जनता खुश है। तो 28 साल 82 साल छप गए। अब हम निश्चिंत हो गए कि हमारे लिए कोई प्रपोजल नहीं आएगा, हमारी शादी नहीं हो पाएगी। लेकिन हमारे लिए प्रपोजल्स आए, 70 साल वाली का, 75 साल वाली का, 78 साल वाली का। तो हमने पिताजी की तरफ देखा, पिताजी की उम्र 80 साल थी। हमने मन ही मन उनसे पूछा, पिताजी ये विज्ञापन आपने मेरे लिए निकलवाया कि अपने लिए निकलवाया है? इसी से कविता बनी थी, एक बार ताली बजा दीजिए, मैं कविता सुनाता हूँ। पिताजी को, तो शंख मत बजाइएगा, अच्छा हाँ। पिताजी को हमारी शादी का ख्याल आया, इसलिए उन्होंने हमारा वैवाहिक विज्ञापन निकलवाया। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। लेकिन अखबार ने मेरे बारे में पता नहीं क्या नापा, मेरा वर्णन खरीद बिक्री वाले कॉलम में छापा। शायद अखबार मेरे अस्तित्व के मामले में कुछ धोखा खा गया, इसीलिए तो मेरा वर्णन निविदा सूचना के बिकाऊ माल में आ गया। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी। आपकी तालियां बताएंगी कि कविता अच्छी है। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। अब मुझे खरीदने के लिए निविदाएं आने लगी, अपने अपने जोर आजमाने लगी। एक में था माल कितना पुराना है, जो खरीदते उसकी जानकारी ले सकते हैं। एक में था माल कितना पुराना है, दूसरे में था क्या जहां है जैसा है वहीं से उठाना है। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है। अब आपका ठहाका और तालियां उठे। तीसरा पूछ रहा था मशीनरी की क्या कंडीशन है, और चौथा जानना चाह रहा था क्या एक बार ट्रायल करने की परमिशन है। पिताजी को लगा, नीरज बोरा जी, पिताजी को लगा कि मामला तो संगीन होता जा रहा है। अच्छा खासा नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा लगता है बिगड़ी हुई मशीन होता जा रहा है। इसलिए पिताजी ने अखबार को उसकी गलती के मामले में कंप्लेंट दर्ज कराई। अखबार ने भूल सुधार की और अगले दिन मेरे बारे में सूचना किराए के लिए खाली में आई। कई किराएदार आए। अब असली कविता शुरू होती है। मंच का भी ध्यान चाहता हूँ, हमारी बड़ी बहन आदरणीय महापौर जी हैं, उनका भी। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन हैं आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा। अगर आप इशारा समझ जाइएगा, अपने मुख्यमंत्री की उपस्थिति में एक सामाजिक समस्या को उठा रहा हूं। आप मुझे हाँ, कई किराएदार आए, कुछ तो साथ में एडवांस तक लाए। एक किराएदार से पिताजी ने पूछा, महोदय कौन है आप? वो बोला, पढ़ी लिखी जवान बेटी का गरीब बाप। आपने सूचना निकाली है कि आपका नौकरीशुदा विवाह योग्य बेटा किराए के लिए खाली है। हालांकि मैं आपको मुंह मांगी रकम कभी नहीं दे पाऊंगा,
लेकिन वादा करता हूँ कि अपना घर द्वार बेचकर कम से कम साल 2 साल के लिए किराए पर अवश्य ले पाऊँगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, मैं बहुत जल्दी कविता पढ़ रहा हूँ, मंच के हिसाब से नहीं पढ़ रहा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा। आप मुझे हताश मत कीजिएगा, इस गरीब बेटी के बाप को निराश मत कीजिएगा, क्योंकि इससे मेरा कल्याण हो जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन कन्या को वर तो मिल जाएगा। भले साल 2 साल के लिए ही सही, पर एक निर्धन कन्या को सुहाग तो मिल जाएगा, और मेरी समझदार बेटी आपका पूरा किराया अदा कर जाएगी, और आपका इशारा पाते ही किसी न किसी वजह से मर जाएगी। तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा, तब आप किराया बढ़ा दीजिएगा, अपने बेटे को दूसरी जगह उठा दीजिएगा। क्योंकि दहेज के मौसम में इन पंक्तियों पर पूरे सभागार की तालियों से सहमत चाहता हूँ, क्योंकि दहेज के मौसम में अभी नहीं, क्योंकि दहेज के मौसम में आजकल ऐसे भी दिन आने लगे हैं कि माँ बाप अपने विवाह योग्य बेटों को किराए पर उठाने लगे हैं, और गरीब माँ बाप की बेटियां इसी तरह अपनी गरीबी का, इसीलिए तो शादी के बाद बहुत जल्द किसी न किसी वजह से मरती रहती हैं। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, कविता की अंतिम पंक्ति, आपकी अच्छी तालियां मुझे आशीष दें। तो भाइयों बहनों, ये जो मैं आपको हंसता मुस्कुराता खिलखिलाता स्माइल मैन दिख रहा हूँ, असलियत ये है कि मैं एक दहेज लोभी बाप का बेटा हूँ, और हर साल किराए पर बिक रहा हूँ, हर साल किराए पर बिक रहा हूँ। एक छोटी सी कविता, महर्षि वाल्मीकि की जयंती है, आदरणीय डीपी बोरा जी को याद करते हुए मैं अपने समय का पूरा ध्यान रखे हूँ, चिंता मत कीजिएगा। राम पर पहला जो काव्य था, आदरणीय वाल्मीकि जी आदि कवि कहे जाते हैं, मैं अपने आप को इत्यादि कवियों में शामिल करता हूँ। मैं आदि कवि क्या कवि भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ। योगी जी बैठे हैं, भक्त हैं, हम लोग उनके बहुत ज़बरदस्त अनुयायी हैं, सनातन को बड़े समर्थक हैं। जब राम मंदिर की स्थापना हो रही थी, 22 तारीख को होना था, 21 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा वहाँ कवि सम्मेलन कराया गया। शर्त ये थी कि उस पर राम पर ही कविता सुनानी है। मैं बिल्कुल सत्य आपके सामने रखना चाहता हूँ, और मेरे जीवन की सबसे अच्छी कविता ये बनी, जो मैं आज माननीय आदित्यनाथ जी की उपस्थिति में, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी की उपस्थिति में, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश जी की उपस्थिति और सबकी उपस्थिति में कहता हूँ, अपने भाई नीरज बोरा जी के कार्यक्रम में, कि मेरे पास कविता नहीं थी। मैं ये सोचता था कि मैं संचालन करता हूँ, बोल लेता हूँ, और कुछ न कुछ लफाजी करके निकाल ले जाऊँगा। सच बात है योगी जी, है मैं चल दिया। 21 तारीख को बाराबंकी टोल पार हो गया, मेरे पास कविता नहीं थी। जब मैं अयोध्या की सीमा में दाखिल हुआ तो मेरे अंदर एक कविता बनने लगी, और जब मैं वहाँ पंडाल के पास पहुँचा तो वो कविता तैयार हो चुकी थी। वो कविता राम पर बिल्कुल नहीं है, वो कविता राम पर कविता लिखने के अंतर्द्वंद की कविता है, कि मैं राम पर कविता लिखना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे कविता बन नहीं पा रही है। ये उस अंतर्द्वंद की कविता है। महर्षि वाल्मीकि को ये कविता मैं समर्पित करते हुए आपकी छोटी सी तालियों से अनुमति चाहता हूँ कि मैं ये कविता सुनाऊँ। मैं माननीय योगी जी अपने जीवन की सबसे अच्छी कविता आपको सुना रहा हूँ। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूँ, मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूँ, मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में थोड़ा आगे या पीछे दिखूँ। बहुत सारे लोगों ने राम के माध्यम से अपने को बड़ा हाईलाइट कर लिया। मैंने सोचा राम पर एक कविता लिखूं, मैं भी राम भक्त कवियों की कतार में थोड़ा आगे या पीछे दिखूं। सोचा राम पर एक खूबसूरत कविता बनाऊंगा, उसे अपने भाव सुमनों से सजाऊंगा, जनता को सुनाऊंगा और उनका आशीर्वाद पाऊंगा। भाव सुमनों से सजाऊंगा, जनता को सुनाऊंगा और उनका आशीर्वाद पाऊंगा। सोचा राम के किस चरित्र पर कविता बनाऊं, उसे अपने भाव सुमनों से सजाऊं। मंच का विशेष आग्रह। सोचा राम के किस चरित्र पर कविता बनाऊं, उसे अपने भाव सुमनों से सजाऊं। मन में आया राम की पुत्र भक्ति पर कविता बनाता हूं, राम की पितृ भक्ति पर कविता बनाता हूं, उसे अपने शब्दों से सजाता हूं। लेकिन तभी मुझे ध्यान आया था कि मैंने 3 महीने पहले अपने वृद्ध पिताजी को वृद्धाश्रम पहुंचाया था। आप लोग ताली मत बजाना इस कविता के बीच में, बिल्कुल भी, अंत में अगर मन करे तो बजा दीजिएगा। तभी मुझे ध्यान आया था कि मैंने 3 महीने पहले अपने वृद्ध पिताजी को वृद्धाश्रम पहुंचाया था। राम ने तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए महल को ठुकराया था, लेकिन मैंने एक छोटे से मकान पर थोड़ा जल्दी कब्जा पा जाने के लिए अपने लाचार पिता को
घर से बाहर भगाया था। इसलिए राम तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पुत्र धर्म पर कविता नहीं कह पाऊंगा। इसलिए राम तुम मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे पुत्र धर्म पर कविता नहीं कह पाऊंगा, तुम्हारा पुत्र रूप नहीं सह पाऊंगा, इसलिए मैं तुम्हारा कोई दूसरा चरित्र उठाऊंगा, उस पर कविता बनाऊंगा। हाँ, तुम बहुत अच्छे पति थे, प्रेम और समर्पण की गति और यति थे, इसलिए मैं तुम्हारे पति धर्म पर कविता बनाता हूं और उसे अपने शब्दों से सजाता हूं। लेकिन माफ करना राम, मैं तो अपनी पत्नी को कर्मचारी समझता हूं। लेकिन माफ करना राम, मैं तो अपनी पत्नी को कर्मचारी समझता हूं, उसे अपने हर क्रोध का अधिकारी समझता हूं। मैं यहां तक क्रोधित हो जाता हूं कि उसका रुचिपूर्वक बनाया हुआ भोजन का थाल भी कभी कभी फेंक आता हूं। राम, मैं कभी कभी इतना नीचे गिर जाता हूं कि पत्नी जब मायके चली जाती है तो मैं पड़ोस की अन्य स्त्रियों की तरफ बिना मतलब की नजरें उठाता हूं। तुम तो एक पत्नी व्रतधारी थे राम, मैं तुम्हारा पति रूप भी नहीं सहन कर पाऊंगा, तुम्हारे पति रूप पर भी कविता नहीं कह पाऊंगा, मैं तुम्हारा कोई और रूप उठाता हूं। तुम बहुत अच्छे मित्र थे, अगर हमारी लखनऊ की भाषा में कहा जाए तो तुम दोस्ती का महकता हुआ इत्र थे, इसलिए तुम्हारे मित्र धर्म पर कविता बनाता हूं, उसे अपने शब्दों से सजाता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने सुनाता हूं। लेकिन ठहरो, मुझे याद आ रहा है कि मैं 3 महीने पहले अपने बहुत खास मित्र से 50,000 रुपये लाया था, उसे 1 हफ्ते में वापस करने का पक्का वादा कराया था, लेकिन उसको पैसे लौटाना तो दूर, अब मैं उसका फ़ोन तक नहीं उठाता हूँ। रामचंद्र जी भगवान, मैं तो मित्र धर्म इस तरह निभाता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे मित्र धर्म की कविता नहीं कह पाऊंगा, मैं तुम्हारा कोई और चरित्र उठाऊंगा। तुम बहुत अच्छे भाई थे, तुमने अपने भाइयों को गले लगाया था, उनके ऊपर अपना सर्वस्व लुटाया था, इसलिए तुम्हारे भ्रातृ धर्म पर कविता बनाऊंगा। लेकिन रुक जाओ रामचंद्र जी, मुझे अभी कल अदालत जाना है, अपने छोटे भाइयों पर चल रहे संपत्ति के विवाद के मुकदमे की तारीख को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं तुम पर अभी ये कविता नहीं कह पाऊंगा। मैं तो, राम ने तो अपने भाइयों को गले लगाया था, लेकिन मैंने संपत्ति का ज़्यादा हिस्सा पाने के लिए अपने भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों पर चरित्रहीनता का झूठा आरोप भी लगाया था। इसलिए राम मुझे माफ़ करना, इसलिए राम मुझे माफ़ करना, मैं तुम पर कविता नहीं कह पाऊंगा, तुम्हारा ये विराट रूप नहीं सह पाऊंगा। लेकिन हाँ, संकल्प करता हूं कि अपने पिताजी को वृद्धाश्रम से घर वापस लाऊंगा, अपने मित्र के सारे पैसे उसे लौटाऊंगा, अपने भाइयों को गले लगाऊंगा, अपनी पत्नी को अर्धांगिनी और जीवन संगिनी समझूंगा। यानी जब मैं अपने भीतर थोड़ा सा राम लाऊंगा, राम, तब मैं तुम पर कविता बनाऊंगा, राम, तब मैं तुम पर कविता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय सर्वेश अस्थाना जी। और आपने बहुत ही प्रमुखता से रेखांकित किया कि कविताएं सिर्फ मनोरंजन का माध्यम ही नहीं है, सामाजिक संदेशों का सशक्त साधन भी है। और इसी क्रम में हमारे स्मृतिश्रेष्ठ डीपी बोरा जी के जन्म जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में परिवार से श्री पंकज बोरा जी, श्री गिरिजाशंकर अग्रवाल जी, श्री अभिमन्यु मंगलम जी, आकाश बोरा जी उपस्थित हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। कुमकुम जी राजपूत, गोपाल जी अग्रवाल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब के बाद संबोधन के क्रम में मैं मंच पर निवेदन करता हूं, अपने आज के इस कार्यक्रम में माननीय सदस्य राज्यसभा आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी से किसी ने कहा कि कदम चूम लेती है बढ़ कर के मंजिल, मुसाफिर अगर अपनी हिम्मत ना देंगे दूरी कम करता हूँ। ये काम मैंने कुछ लोगों को सौंप रखा है, नीरज जी को नहीं सौंपा है। हम सबके लोकप्रिय सम्मानित नेता, मार्गदर्शक आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, अत्यंत लोकप्रिय, परिश्रमी और हम सबके प्रिय उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, माननीय महापौर जी, हमारे इस क्षेत्र के सम्मानित नीरज बोरा जी, और बड़े विद्वत और एक कुशल प्रशासक रहे राज्यसभा सांसद आदरणीय ब्रजलाल जी,
लखनऊ के योग्य अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी और अरे कुलपति महोदय, सभी उपस्थित महानुभाव, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं पहले तो क्षमा ही चाहूँगा कि रास्ता रुका था, इसलिए मुझे 5 मिनट का देर हुआ। मैं देर नहीं करता हूँ। आज ये भावुकता का क्षण है मेरे लिए कि जिनकी जयंती में मैं यहाँ पर आया हूँ, आदरणीय डीपी बोरा साहब को, मैं उनके एक परिवार का सदस्य रहा हूँ। और कारण ये है, बचपन से मैं उनके बड़े बेटे पंकज के साथ में पढ़ता था, और जब पंकज के साथ में पढ़ता था तो आदरणीय बोरा जी का प्यार पितृत्व भाव में और एक बड़े भाई के नाते जो भी एक विभिन्न स्वरूपों में मुझे प्राप्त हुआ। एक लोकप्रिय नेता, एक छात्र नेता के रूप में विश्वविद्यालय में मैंने उनका पौरस देखा है। झुग्गी झोपड़ियों के नेताओं के रूप में देखना होता था तो लोग बोरा जी का नाम लेते थे। बोरा जी यानी हर मर्ज की दवा। और जब मैं महापौर बना तो मैंने नीरज जी से कहा कि भैया उनके नाम की एक रोड अच्छी सी हो जाए, और वो रोड अलीगंज में बहुत बड़ी और अच्छी रोड उनके नाम पर बनी। मैंने ये चीज़ इसलिए रखा कि एक व्यक्ति नीचे से उठकर और कैसे एक अपना आधिपत्य स्थापित करता है, जनता के बीच में लोकप्रियता हासिल करता है, उसका अगर कहीं उदाहरण देखना हो तो आदरणीय डीपी बोरा जी याद आते हैं। और आज वाल्मीकि जयंती है, आज मीराबाई जी की जयंती है। बड़े पावन अवसर पर आपने उनकी मूर्ति का अनावरण और विभिन्न प्रकार के सामाजिक सेवा के काम रखे हैं। समय का परिवर्तन हुआ है। अभी हम गए हुए थे, वाल्मीकि जयंती बड़े विशाल रूप में आज मनाई जा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़ी घोषणाएं आज की हैं, और उन्होंने सीधे उनके खाते में जो 16,000 से 20,000 रुपये पहुंचाने का एक ऐसा प्रयत्न किया कि 5 लाख का उनका बीमा होगा। वो अगर जरा सी भी दुर्घटना हो गई 5 लाख का उनको चिकित्सा मिलेगा, दुर्घटना होने पर 30 से 35 लाख तक का मुआवजा मिलेगा। बड़ा एक इस प्रकार का आवरण बना कि सब जगह वाल्मीकि जयंती नहीं, आज लगता है कि पूरा शहर उमड़ आया है। और इस कारण से मुझे 7-8 जगह जाना हुआ। मैं यहाँ के बारे में जो कहना चाह रहा था, अभी मैं हुसैनाबाद गया था, और हुसैनाबाद में जहाँ पर जयंती थी, वाल्मीकि जयंती थी, चारों तरफ मुस्लिम आबादी थी। और ताज्जुब की बात ये थी कि मुस्लिम बस्ती में फूल बरस रहे थे ऊपर से जब हम लोग वहाँ पर गए थे वाल्मीकि जयंती पर। तो मुझको एक याद आया कि आज 8 साल हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो सुशासन है, कहीं भी कर्फ्यू नहीं लगा। और एक ही चीज़ मेरे मन में बार बार आ रही थी कि अगर पत्थर न बरसते, फूल बरसते, तो न फूल न पत्थर बरसे न लाठी बरसे, प्रेम की वर्षा हो, और प्रेम की वर्षा में सब आह्लादित भाव से चले। शायद आज की वाल्मीकि जयंती का सबसे बड़ा जो संदेश था वो यही था। हम सब लोग आज यहाँ पर आए हैं, और मैं बधाई दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पर आज उत्तर प्रदेश का आवरण बदला है। कल मैं इंदौर मध्य प्रदेश में था, तो लोग मुझसे सहज भाव में कहने लगे, साहब सफाई में तो आपका लखनऊ भी आगे आ गया है। मैंने कहा बिल्कुल आया साहब, हमारे पार्षद और महापौर ने मेहनत करी है। उनका लेकिन अब सड़क के मामले में हम लोग थोड़ा पीछे हैं। मैंने कहा सड़क के मामले में आप ही नहीं, पूरा भारत में कोई भी महानगर ऐसा नहीं जो हमारे उत्तर प्रदेश की सड़कों का मुकाबला कर सके। और इन सारा काम करने का श्रेय अगर किसी को प्राप्त है तो माननीय मुख्यमंत्री जी को है, जिनका सानिध्य आज मिला है। नीरज जी, मैं आपको साधुवाद देता हूं कि आपने इस अवसर पर मुझे पारिवारिक परिवेश में बुलाया। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं महापौर लड़ रहा था तो मेरे सामने इन्होंने मुझसे आके पूछा, जब मेरा टिकट नहीं हुआ, बोले भैया आप चुनाव तो नहीं लड़ रहे हैं? हमने कहा नहीं, मैं कहाँ चुनाव लड़ूंगा, न मैं मांगूंगा न मुझे मिलेगा। अचानक मुझे मिल गया, इनका टिकट पहले घोषित हो गया। बाद में एक अखबार वाले के वहाँ गए तो उन्होंने मुझे प्रणाम करके कहा कि भैया अब मुझे क्या करना है? हम कहा तुम्हें भी लड़ना है, मुझे भी लड़ना है, और जो जीतेगा फिर बाद में दोनों एक होना है। और बाद में
मैं इनको जीतने के बाद अपने साथ ही ले आया। तो इसीलिए मैंने शैलेंद्र जी से कहा कि मैं पकड़ता हूँ, मैं पास लाता हूँ, मैं दूर नहीं करता। इसलिए नीरज जी को मैं पास लाया, आदरणीय ब्रजलाल जी को भी पास लाने में मैंने बड़ी मेहनत करी थी। तो आदरणीय कौशल जी को लाने में भी बहुत किया था। तो इसलिए मुझे आज ये पास वाले लोगों की विशेष आज सुगंध आ रही है। सर्वेश जी बहुत अच्छे कवि हैं और ये निश्चित मानिए कि आज ये उस धारा में बोलना चाह रहे थे, लेकिन समय की सीमा है इसलिए नहीं बोले। मैं अच्छे कार्यक्रम की साधुवाद देता हूँ और उनके परिजनों को मैं इसलिए धन्यवाद दे रहा हूँ कि घर के सारे परिजन सामने बैठकर देख रहे हैं। यही एक बड़े घर का कार्य होता है, तो कि छोटे को आगे बढ़ाओ और बड़े लोग पीछो। तो ये मैं आप पूरे परिवार को शुभेच्छा अर्पित करता हूँ कि आप सब ने बड़े अच्छे परिवेश में कार्यक्रम किया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, हमारे गुरु हैं, मार्गदर्शक हैं, संरक्षक हैं। कहा तो मैंने किसी और भाव से था, लेकिन गुरु जी ने उसको जिस भाव में लिया उसका भी स्वागत है, अभिनंदन है। अब मैं संबोधन के क्रम में बड़ी विनम्रता से आग्रह करता हूं प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी से कि वे आज के इस अवसर पर हम सभी के मध्य अपने विचार रखेंगे। आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी। आदि कवि महर्षि वाल्मीकि एवं भक्त मीराबाई एवं स्वर्गीय डॉक्टर डीपी बोरा जी की 50वीं जयंती समारोह के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सदस्य राज्यसभा पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, आदरणीय ब्रजलाल जी, लखनऊ की महापौर आदरणीय सुषमा खरकवाल जी, माननीय विधायक आदरणीय नीरज बोरा जी, माननीय सदस्य विधान परिषद मुकेश शर्मा जी, माननीय रामचंद्र प्रधान जी, माननीय उमेश द्विवेदी जी, माननीय योगेश शुक्ल जी, माननीय अमरेश कुमार जी, माननीय ओपी श्रीवास्तव जी, माननीय पवन सिंह चौहान जी, महानगर के अध्यक्ष आनंद द्विवेदी जी, अंजनी श्रीवास्तव जी, रजनीश गुप्ता जी, आदरणीय अमित टंडन जी, आदरणीय बिंदु बोरा जी, आदरणीय वत्सल बोरा जी, आदरणीय कुलपति जेपी पांडे जी, निदेशक आईईटी आदरणीय विनीत कंसल जी, आदरणीय शैलेंद्र शर्मा अटल जी, आदरणीय टिंकू सोनकर जी, सौरभ वाल्मीकि जी, आदरणीय बनवारी लाल कंछल जी, आदरणीय जीएन शुक्ल चच्चू जी, आदरणीय ब्रजेश सिंह जी और विशेष रूप से यहाँ उपस्थित हमारे साथी आदरणीय सर्वेश अस्थाना जी, सभी हमारे आदरणीय पार्षदगण, सभी हमारे माननीय पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, पत्रकार मित्र, आज एक अद्भुत संगम हुआ है। भगवान महर्षि जी की भी जयंती है, जो भगवान राम से जोड़ करके देखा जाता है, जिन्होंने दुनिया को राम के चरित्र को घर घर पहुंचाने का काम किया। और भक्त मीराबाई जी की जयंती है। भक्त मीराबाई जी ने कृष्ण की स्तुति का जो गान दुनिया को प्रेम के संदेश के रूप में दिया, आज उनकी भी जयंती है। राम कृष्ण और दलितों, वंचितों, पीड़ितों के नेता डीपी बोरा जी, क्या अद्भुत संगम बना है। मैं हृदय की गहराइयों से पूज्य डीपी बोरा जी को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं, उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। नीरज बोरा जी और उनकी पूरी टीम का हृदय की गहराइयों से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। मुझे अच्छी तरह याद है, हम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, इतना विकास कार्य नहीं हो पाया था। यह कॉलेज भी हम लोगों के सामने ही बना है। डीपी बोरा जी लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष रहे थे और अध्यक्ष रहने के बाद से लगातार लखनऊ के अंदर गरीबों की सेवा के लिए लगे रहते थे। उनकी अगर स्मृति हमारे दिमाग में एकदम अंकित है, वो चौड़ी मोहरी का पैजामा पहनते थे। सामान्यतः उस पैजामे को अब लोग
धारण नहीं करते, घर में सोते समय भरे पहन ले, लेकिन बाहर वो पैजामा नहीं पहना जाता, उसमें सुविधाजनक रहता पैजामा वो। और कुर्ता पहनते थे, जैकेट डालते थे, और गिरजा भैया बैठे सामने, ये उनके साथ ही साथ रहते थे। और लखनऊ में कहीं कोई संघर्ष की बात हो, डीपी बोरा जी आगे मिलेंगे। पहले रिक्शा यूनियन बहुत टाइट होती थी, फिर टेम्पो यूनियन टाइट होती थी, पटरी दुकानदार यूनियन, झुग्गी झोपड़ी बस्ती, हर जगह डीपी बोरा जी मिल जाते थे। नीरज जी पढ़ के वापस आए। नीरज जी पढ़ाकू छात्र थे, राजनीति से इनका लेना देना नहीं था, लेकिन एमबीबीएस किए। और नीरज जी पढ़ते थे तो कहते देखो हमारा लड़का पढ़ रहा है। पंकज भैया बिजनेस में थे, पूरा घर कहीं न कहीं कोई न कोई काम करता था। और नीरज जी जब आए तो नीरज जी को उनके मन में आया कि स्थापित करना राजनीति में, तो नीरज जी को एन के एन प्रकार वो हर कार्यक्रम में अपने साथ रखते थे। मैं उसका गवाह। एक बार उनकी तबीयत खराब हुई और मुझे लगा कि ऐसे परिस्थितियों में रात के समय वो 9-10 लगभग बजा होगा, कैसरबाग में हमने कहा दादा आप रह दो, हम अपना कार्यक्रम निपटा लेंगे। लेकिन नीरज जी को लेकर के वहां पहुंचे वो। और मुझे अच्छी तरह याद है, एक बार हम 89-90 के बीच की बात है, लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव में अध्यक्ष का लड़ रहा था। डॉक्टर साहब तो हम लोगों के साथ ही, डॉक्टर साहब हमारे चुनाव संचालक थे। आप पूछिए, आप बैठे हैं सामने, और क्या पूछिए, हाँ पूछिए ना। और मैं पूरी यूनिवर्सिटी में पैदल पैदल घूमना होता था, साधन इतने नहीं होते थे, और गिरजा भैया साथ में थे। उस जमाने में माननीय मुख्यमंत्री जी 5,000 रुपया डीपी बोरा जी ने हम लोगों को दिया उस जमाने में 89 में, और कहा कि ठीक से चुनाव लड़ो और चुनाव जीतना है। ईश्वर की कृपा थी। मैं 89 में जब चुनाव हुआ पहली बार में मैं तीसरे नंबर पर आया। तीसरे की बात आपने की थी। और सामान्यतः लखनऊ यूनिवर्सिटी में ऐसी परंपरा थी कि जो दूसरे पे आएगा वो अगली बार जीत जाता था, तीसरे वाले का नंबर अगले साल लगता था। अब ऐसा ईश्वर ने कृति रची कि तीसरे वाला पहले पर आ गया और दूसरे वाला दूसरे पर ही रह गया। वो राकेश सिंह राणा थे, बाद में वो समाजवादी पार्टी में चले गए। और बाबूजी राकेश राणा को सेकंड जानते हुए भी, रनर अप जानते हुए उनके यहाँ नहीं गए, और हमारे कार्यालय में, और कार्यालय ओपन में होता था, मिल्क बार पे हम लोग खड़े रहते तो वही कार्यालय था, तो वही बाबूजी ने कहा कि तुम चुनाव जीतोगे। ऐसे थे बाबूजी। मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूं। और आज भी यदि हम किसी गरीब की सेवा के लिए जाते हैं, पीड़ित की सेवा के लिए जाते हैं, तो बाबूजी का चेहरा अचानक याद आ जाता है। आप देखते होंगे कि बाबूजी ने जो अस्पताल बनाए, बाबूजी ने जो शिक्षा के केंद्र बनाए, वो गरीबों की, पीड़ितों की सेवा के लिए बनाने का काम किया। नीरज जी, पंकज भैया, पूरा परिवार उस व्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है। मुझे अच्छी तरह याद है, इस लखनऊ में पहले अल्ट्रासाउंड महंगा होता था। मुझे याद है लगभग ये 90-92 की बात हुई, अल्ट्रासाउंड मशीन नई आई थी लखनऊ में, और 30 रुपया में अल्ट्रासाउंड बाबूजी कराते थे। 150 रुपया में, 150 रुपया में अल्ट्रासाउंड उस जमाने में बाबूजी कराते थे, और बैनर लगा दिए थे, कोई आ जाए हमारे यहाँ करा ले। याद है आपको नीरज जी? तो ऐसे थे बाबूजी। आदरणीय स्वर्गीय डीपी बोरा जी, मैं उनकी स्मृतियों को नमन करता हूँ। नीरज जी ने आज मूर्ति का अनावरण भी कराया है। मैं नीरज जी को, उनकी पूरी टीम को, पूरे परिवार को हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि हमारे जो संघर्ष के, जिन्होंने आशीर्वाद दिया, संघर्ष के समय आशीर्वाद दिया, उनके स्मृति में इतने अच्छा कार्यक्रम आपने आयोजित कराया। और डॉक्टर साहब तो हर कदम पे हम लोगों के साथ रहे, और डॉक्टर साहब के बारे में बात बताएंगे। ये शादी वाली बात इन्होंने की, सर्वेश स्थान, हमें लगा डॉक्टर साहब की शादी की बात न कर दें। डॉक्टर साहब की शादी जानते कैसे हुई मुख्यमंत्री जी? ये शादी कर नहीं रहे थे तो पर्ची निकाली गई, कई बायोडाटा थे, तो लॉटरी पड़ी, लॉटरी से भाभी जी का चयन हुआ, बाद में शेष अगले। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उप मुख्यमंत्री जी। स्मृतियों की वीथिका से, स्मृतियों के वातायन को 90 के दशक से आपने खोला, और बहुत सारे ऐसे अनछुए पहलुओं पर आज यहाँ इस मंच के माध्यम से बहुत सारी बातें कहीं, छात्र राजनीति की, छात्र संघ चुनावों की, और किस प्रकार से आपके चुनाव का संचालन आदरणीय डॉक्टर दिनेश शर्मा जी करते थे। और यही कारण है कि डॉक्टर साहब ने जिस प्रकार से संचालन किया तो चलते चलते गाड़ी अपनी मंजिल की ओर पहुंच गई आज की तारीख में। इसके लिए डॉक्टर साहब का एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ में अभिनंदन है। अब मैं
बिना किसी विलंब के, जिनकी हम सभी प्रतीक्षा कर रहे थे और जिनके जीवन का ध्येय है, सार है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की पंक्तियां कि मैं कब कहता हूं विजय करूं मेरा ऊंचा प्रासाद बने, या पात्र जगत के श्रद्धा की मेरी धुंधली सी याद बने, पथ मेरा रहे प्रशस्त सदा, क्यों विकल करे ये चाह मुझे, नेतृत्व न मेरा छिन जाए, क्यों इसकी हो परवाह मुझे, मैं प्रस्तुत हूं चाहे मेरी मिट्टी जनपद की धूल बने, फिर उसी धूल का कण कण भी मेरा गतिरोधक शूल बने। मैं बड़ी विनम्रता के साथ आज के अपने कार्यक्रम की उत्सव मूर्ति और हम सभी के यशस्वी कालजयी कीर्ति के धनी माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का विनम्रता से मंच पर आमंत्रण और आह्वान करता हूं हम सभी का इस पुण्य दिवस पर मार्गदर्शन करने। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज के इस पावन समारोह में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी, उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा के माननीय सांसद श्री ब्रजलाल जी, लखनऊ की महापौर श्रीमती सुषमा खड़गवाल जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजक संयोजक हमारे लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीरज बोरा जी, माननीय विधायक श्री योगेश शुक्ला जी, अमरीश कुमार जी, ओपी श्रीवास्तव जी, विधान परिषद के माननीय सदस्य श्री मुकेश शर्मा जी, रामचंद्र प्रधान जी, इंजीनियर अवनीश कुमार सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री आनंद द्विवेदी जी, कुलपति एकेटीयू प्रोफेसर जेपी पांडे जी, आईटी के डायरेक्टर डॉक्टर विनीत कंसल जी, आयोजन समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज शरद पूर्णिमा का पावन पर्व है। इस अवसर पर मैं पूरे प्रदेशवासियों को शरद पूर्णिमा की हृदय से बधाई देता हूं। शरद पूर्णिमा भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती का भी तिथि है। हम पंचांग के अनुसार देखते हैं तो तिथि के अनुसार शरद पूर्णिमा ये महर्षि वाल्मीकि की जयंती की तिथि होती है। परम कृष्ण भक्त मीराबाई का पावन जन्मदिन भी है। और अगर हम अंग्रेजी तिथि के अनुसार देखते हैं तो आज ही के दिन पूर्व विधायक और एक संघर्षशील नेता श्री डीपी बोरा जी की भी पावन जयंती है। इस अवसर पर मैं महर्षि वाल्मीकि भक्त मीराबाई की स्मृतियों को नमन करते हुए पूर्व विधायक श्री डीपी बोरा जी को प्रदेश सरकार की ओर से और आप सब की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज की इस पावन तिथि में शरद पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर हम लोगों ने यहाँ पे अनेक कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। खासतौर पर स्वर्गीय डीपी बोरा जी की
एक प्रतिमा का आज लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ। यहां पर अनावरण के साथ ही सेवा शक्ति केंद्रों का भी उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ। 5 ऐसे केंद्र अलग अलग स्थानों पर और अलग अलग क्षेत्रों में नारी शक्ति की उपस्थिति, शिक्षा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, अलग अलग ऐसी मातृशक्ति का भी सम्मान किया गया है जिन्होंने अपने मेहनत से, अपने सामर्थ्य से समाज को एक नई दिशा दी है। आज यहां पर इस पावन अवसर पर जो शक्ति सेवा केंद्र हैं, उनके संचालक, जिन्हें डीपी बोरा स्मृति समिति के माध्यम से सहयोग किया जाता है और ये केंद्र अब संचालित होने वहां पर होकर के नारी स्वावलंबन का एक आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं। इन सभी केंद्रों के लिए उनके संचालकों को बधाई देता हूं। और यह कार्य चूंकि नारी स्वावलंबन का है, मिशन शक्ति के अंतर्गत प्रदेश सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उन कार्यक्रमों की ही श्रृंखला में आज यहां पर हम लोग जब एकत्र हुए हैं तो मैं स्वर्गीय डीपी बोरा स्मृति व्याख्यान समिति की ओर से किए जाने वाले इस कार्यक्रम के लिए इस समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं। इसके साथ ही यहां पे अलग अलग क्षेत्र में स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा, साहित्य और संगीत, इन 5 क्षेत्रों में जिन मातृशक्ति ने कुछ विशिष्ट योगदान दिया है, उनका भी सम्मान यहां पर मंच पर आयोजन समिति की ओर से हुआ है। मैं इसके लिए सम्मान प्राप्त करने वाली सभी बहनों को हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और समिति को, आयोजन समिति को इस आयोजन के लिए भी हृदय से धन्यवाद देता हूं। बहनों और भाइयों, अपने पूर्वजों और अपनी विरासत का सम्मान हमें कैसे करना है, अभी आपने यहाँ पे प्रख्यात हमारे कवि श्री सर्वेश अस्थाना की कविता के माध्यम से हम सब ने उसको देखा है, समझा है और समाज की संवेदना को जागरूक करने के लिए उन्होंने जिस सहज और सरल भाव के साथ अपनी कविता के माध्यम से यहाँ पर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। अपने आराध्यों के प्रति, अपनी विरासत के प्रति हमारा भाव क्या होना चाहिए। उन्होंने उदाहरण भगवान राम का दिया, लेकिन ये उदाहरण हमारे पूर्वज भी हो सकते हैं। उन्होंने नारी गरिमा, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान, उनके स्वावलंबन से जुड़े हुए मुद्दों को भी उठाया कि दहेज जैसी कुप्रथा का अभी तक हम समाधान नहीं निकाल पाए, उस ओर भी समाज का ध्यान आकर्षित किया। मैं इस अवसर पर श्री सर्वेश अस्थाना जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं उनकी इस लेखनी के लिए। यही होता है, एक कवि की लेखनी जब चलती है तो समाज के उन ज्वलंत मुद्दों को उठाती है। याद करिए, आदि कवि की जयंती पर एक कवि के द्वारा सामाजिक जन जागरण का एक कार्यक्रम अपने आप में एक नई प्रेरणा प्रदान कर रहा है और यह प्रेरणा समाज को एक नई राह भी दिखाती है। यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि एक साहित्यकार तो उसकी लेखनी सत्ता की मोहताज नहीं होती, उसकी लेखनी समाज को एक नई दिशा देती है। वह समाज का एक दर्पण होता है, समाज को आगे बढ़ने के लिए उन मूल्यों और आदर्शों के प्रति आग्रही बनाता है जो कभी महर्षि वाल्मीकि ने
भगवान राम के चरित्र को सामने रख करके तत्कालीन समाज की भावनाओं को आगे बढ़ने के लिए एक आदर्श चरित्र हम सबके सामने राम के रूप में रखा। लोगों ने कहा राम कैसे? उन्होंने कहा भाई देखो, धर्म का दूसरा रूप राम है, रामो विग्रहवान धर्म। इतना कह करके उन्होंने समाज की आंखों को खोल दिया। यानी धर्म के जो भी गुण हमारे ऋषि मुनियों ने कहे हैं, अगर उनकी मूर्त रूप कहीं देखना है, शास्त्रों से इतर उसका मूर्त रूप कहीं देखना है, तो वह मूर्त रूप उसका कहीं है तो भगवान राम का चरित्र उसका मूर्त रूप है। और इसीलिए उन्होंने प्रश्न भी वही किया था प्रारंभ में, और उसका उत्तर भी उन्होंने वही दे दिया कि राम ही वह चरित्र है, और इसलिए रामो विग्रहवान धर्म कह करके उन्होंने अपनी बात को कही थी। अब याद करिए, सर्वेशास्थाना जी भी वही कह रहे थे, उन्हीं बातों को आगे बढ़ा रहे थे, क्योंकि कवि की जब लेखनी चलेगी तो वह उन विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित जरूर करेगी जिससे समाज ग्रसित है, कुंठित है, जकड़ा हुआ है। और उन्होंने समाज की उन दुखती हुई नस पर उंगली रख करके उन्हें उससे बाहर निकलने के लिए भी एक आह्वान इस अवसर पर किया है। बहनों और भाइयों, जब स्वर्गीय डीपी बोरा जी के बारे में हम चर्चा करते हैं तो डॉक्टर नीरज बोरा जी के जो कार्य हैं, वे कार्य हमें उनके स्वर्गीय पिता के द्वारा किए गए संघर्षों की स्मृति को याद दिलाते हैं। एक छात्र नेता के रूप में, युवा ऊर्जा के रूप में, लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में, छात्र नेता के रूप में, एक संघर्षशील नेता के रूप में, समाज से जुड़े हुए दलित, वंचित और उन लोगों के आवाज को बन करके जो कहीं ना कहीं से पीड़ित थे। जब हम लखनऊ की बात करते हैं तो आज से 30 वर्ष पहले, 25 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले लखनऊ की छवि क्या थी, किस प्रकार का माहौल था? उस माहौल को कभी आपको कोई विस्तृत चर्चा करानी है तो श्री ब्रजलाल जी से उसके बारे में जरूर पूछिए। किस प्रकार का गैंगवार था, किस प्रकार की अव्यवस्था और अराजकता का केंद्र बिंदु प्रदेश की राजधानी लखनऊ को बनाने का प्रयास हो रहा था, और उसमें एक युवा नेता संघर्षों के पथ पर चलकर के अपना मार्ग प्रशस्त करता है। न केवल यहां के गरीबों के लिए, व्यापारियों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों के लिए एक राह दिखाता है, बल्कि स्वयं भी उत्तर प्रदेश विधानसभा में जाकर के उनकी आवाज को और भी बुलंदियां देने का काम किए हैं। यानी छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में और फिर विधायक के रूप में उन्होंने उन्हें एक सशक्त आवाज दी। अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो स्वर्गीय डीपी बोरा जी के संघर्षों की कहानी को लखनऊ की सड़कों पर, लखनऊ के अंदर आज भी देखने और सुनने को प्राप्त होता है। उस समय के जो लोग थे, उस समय के जो युवा थे, आज वे उम्र दराज हो चुके हैं। आज जब इस चर्चा करते हैं, इस बारे में बताते हैं, मन में एक श्रद्धा और सम्मान का भाव होता है कि एक व्यक्ति अपने परिवार की देखभाल करते हुए समाज से जुड़े हुए उन मूल्यों के लिए काम कर रहा है जो एक गरीब की पीड़ा है, एक वंचित की पीड़ा है, एक दलित की पीड़ा है। उसे शोषण से मुक्त वातावरण देने के लिए, उसको उसका अधिकार देने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। और यह
हम लोगों को लगातार उन कार्यक्रमों के माध्यम से देखने को मिलता है। बहनों और भाइयों, यही तो हमें इन महापुरुषों से प्राप्त होती है प्रेरणा। महर्षि वाल्मीकि का समय किस प्रकार का रहा होगा। आप जब उस पौराणिक कालखंड की चर्चा करते हैं, उसमें आप जब जाएंगे, आपको उस समय की सामाजिक, उस समय की भौगोलिक और उस समय की उन घटनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। जो कालखंड रामायण का कालखंड था, और उन कालखंडों के एक एक दृश्य को महर्षि वाल्मीकि ने अपने आदि काव्य में किस प्रकार से उद्धृत करने का काम किया है, वो अद्भुत है। यानी उस समय की सामाजिक, भौगोलिक और धार्मिक परिस्थितियों के साथ साथ कोई कवि बोलचाल की भाषा में भी महाकाव्य रच ले और वो लोकप्रिय हो जाए। दुनिया का पहला ऐसा महाकाव्य था महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण, जो व्यवहारिक भाषा में था, व्यवहारिक संस्कृति की भाषा में था। और व्यवहारिक संस्कृति के साथ साथ उस समय की उन्होंने परिस्थितियों का उल्लेख जिस रूप में किया है, वनस्पतियों के बारे में, जीव जंतुओं के बारे में, यानी वाल्मीकि रामायण केवल हम लोग सामान्य रूप से जब चर्चा करते हैं रामायण की, तो सामान्य रूप से हम पारिवारिक चर्चा का विषय उसमें उठाते हैं, क्योंकि हम लोग परिवार के इर्द गिर्द घूमे रहते हैं, उसी से घिरे रहते हैं। लेकिन एक मनुष्य का मनुष्य के साथ, एक पिता का पुत्र के साथ या पुत्र का पिता के साथ, एक पति और पत्नी के संबंधों को लेकर के, एक गुरु और शिष्य के संबंधों को लेकर के, एक राजा का प्रजा को लेकर के, इन संबंधों को लेकर के तो चर्चा है ही, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा अपनी वन संपदा के प्रति क्या दायित्व है, इसका उल्लेख भी याद करिए। जब माता जानकी का अपहरण होता है और भगवान राम उस समय वन में भटकते रहते हैं, तो उस समय वनों से भी प्रश्न पूछते हैं, वहां के पक्षियों से भी मदद मांगते हैं, उनसे भी प्रश्न पूछते हैं। और याद रखना, रामायण का पहला बलिदानी कोई हुआ था तो वह एक पक्षी हुआ था, गिद्धराज जटायु के रूप में। आप याद करिए, जब उस समय की सबसे बड़ी ताकत के खिलाफ, आतंक की ताकत के खिलाफ भगवान राम को युद्ध करना था, तो सेना अयोध्या और जनकपुर से नहीं गई। सेना गिरवासी वनवासियों ने मिलकर के भगवान राम के साथ खड़ी की, उनके साथ मिलकर के। अभी यहां पे डॉक्टर नीरज बोरा जी कह रहे थे, यहां पे गोमती नदी के एक ब्रिज, एक पुल के बारे में। आज एक पुल बनाने को लेकर के जनप्रतिनिधि संघर्ष करते हैं, उसके लिए उनको बार बार जाना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। लेकिन उस समय 100 योजन का सेतु बंध का निर्माण बानर और भालुओं की मदद से भगवान राम ने समुद्र में कर डाला। आप सोचो, सेना इस पार से उस पार जाए, जो लोगों के लिए कल्पना थी समाज का संगठन होगा, तो उसका परिणति ऐसे ही होगी। असंभव होने वाला काम भी हमारे लिए संभव हो जाएगा। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान और उसके उपरांत, जब भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण रामलला के विराजमान होने के बाद बना, हम लोगों का ही प्रयास है उस मार्ग को और उस समय की वनस्पतियों का संग्रह हो और उन्हें अयोध्या के साथ साथ इस पूरे मार्ग में फिर से स्थापित करने का काम किया जाए। इस पर कार्य चल रहा है और मैं मानता हूं एक बड़ा कार्य होगा, क्योंकि बहुत सारी वनस्पतियां ऐसी होंगी जो लुप्त प्राय हो गई होंगी। बहुत सारे को जाने अनजाने में लोगों ने नष्ट कर दिया होगा, लेकिन प्रयास होगा, रामायण काल फिर से आएगा
इसमें कोई संदेह नहीं। राम राज्य की स्थापना के लिए जो आज डबल इंजन सरकार के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं, ये उसी की कड़ी है, ये उसी की कड़ी है। और आज के अवसर पर महिला सेवा शक्ति केंद्रों की स्थापना के कार्यों का शुभारंभ के साथ ही जो मुझे बताया गया कि 100 से अधिक ऐसे सेवा शक्ति केंद्र पहले से इस स्वर्गीय डीपी बोरा सेवा समिति के माध्यम से संचालित हैं और आज भी कई ऐसी समितियों को यहां पर संचालित किया गया है। परम कृष्ण भक्त मीराबाई की जयंती का कार्यक्रम हो और सेवा केंद्रों का संचालन हो, इससे अच्छा दूसरा कोई अवसर नहीं हो सकता है। याद करिए, मीराबाई मेवाड़ की रानी थी, महारानी थी, लेकिन सामाजिक समरसता का कितना बेहतरीन उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। अपना गुरु उन्होंने माना सदगुरु रविदास जी महाराज को, और रविदास जी के सानिध्य में उन्होंने उस समय जो उनसे दीक्षा प्राप्त की, उनका सानिध्य प्राप्त किया, परम कृष्ण भक्त बन करके। अगर वो केवल मेवाड़ की रानी होती, महारानी बनती, उनको यह यश प्राप्त नहीं होता। जो कृष्ण की भक्ति ने उन्हें सदैव के लिए अमर करके हर भारतीय के मन में उनके प्रति एक आस्था का भाव जागृत कर दिया है। आउट ऑफ बॉक्स जब हम आकर के कार्य करते हैं तो उसके परिणाम ऐसे ही आते हैं। जैसे आज पूरा देश महर्षि वाल्मीकि को सम्मान दे रहा है, परम कृष्ण भक्त मीराबाई को सम्मान दे रहा है, और आज जैसे हम सब मिलकर के यहां पर एक साथ मिलकर के स्वर्गीय डीपी बोरा जी को सम्मान दे रहे हैं। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से स्वर्गीय डीपी बोरा जी की स्मृति में बनी हुई समिति के सभी पदाधिकारियों को और खासतौर पर डॉक्टर नीरज बोरा जी और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूं। महर्षि वाल्मीकि जी, परम कृष्ण भक्त मीराबाई जी की स्मृतियों को नमन करता हूं और स्वर्गीय डीपी बोरा जी को प्रदेश सरकार की ओर से और प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस सेवा का कार्यक्रम हमारा अनवरत चलता रहे, इस विश्वास के साथ इस पूरे अभियान के प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी का। अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए आग्रह करता हूं सेवा शक्ति फाउंडेशन के चेयरमैन श्री वत्सल बोरा जी से कि आकर महानुभावों का आभार प्रदर्शन करें। आज के इस भव्य समारोह में मंच पर उपस्थित आदरणीय मुख्य अतिथि गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर श्रद्धेय योगी जी का आशीर्वाद और पाथ्य प्राप्त हुआ। आइए हम सब एक बार फिर से अपने स्थान पर खड़े होकर जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अपना आभार ज्ञापित करें। इसी श्रृंखला में मंच पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय